बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल से आगे। और आज हम सवाल करेंगे पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की आवाम की जो सूरत हाल है इस वक्त, जिनसे वो तकलीफ़ दे हालात से गुजर रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे। पाकिस्तान की वो मईशत जो साल 2022 के अख्ताम पर 6.1% के हिसाब से ग्रोथ कर रही थी, वो एक साल के अंदर बहुत तेज़ी के साथ तनज़्ज़ुली का शिकार हुई। और IMF वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की ग्रोथ नेगेटिव थी, लेकिन हम हुकूमत पाकिस्तान के डाटा के ऊपर इन्हिसार करते हुए ये कह सकते हैं कि 0.3% पाकिस्तान का GDP ग्रोथ था। ये डिक्लाइन क्यों आया? और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हों, उनके अंदर बहुत तेज़ी के साथ कमी हुई। पाकिस्तान की बरामदात और पाकिस्तान के लिए जो बैरून ममालिक से पाकिस्तानी तरसीलात ज़र भेजते हैं, सिर्फ इन दो की मद में 7.7 अरब डॉलर की कमी हुई। और यही वो कमी है जिसकी वजह से अभी तक पाकिस्तान संभल नहीं पा रहा। और अगर इसमें हम रोशन डिजिटल अकाउंट को शामिल कर लें, जो 3 अरब डॉलर पहले साल में भेजे गए थे, तो दूसरे साल ये भी कम होकर 2.25 अरब डॉलर हो गए। तो ये 1.25 अरब डॉलर ये भी अगर हम शामिल करें तो ऑलमोस्ट कोई 9 अरब डॉलर के करीब इन 3 हेड्स में पाकिस्तान को खसारा हुआ, जिसकी वजह से डॉलर रेट जो 1 साल पहले, जो 1.5 साल पहले 184 के ऊपर था, वो बढ़ता हुआ जब PDM की हुकूमत ख़त्म हुई तो 252, 253 पे था। लेकिन निगरान दौरे हुकूमत के सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर अंदर ये 305 पे पहुंच चुका। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी जो 1.5 साल पहले सिर्फ 150 रुपए के करीब थी, वो बढ़ती हुई अब वो भी 305 रुपए फी लीटर तक पहुंच चुकी हैं। ये वो असबाब हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में मईशत जो बड़ी तेज़ी के साथ तनज़्ज़ुली की तरफ बढ़ी है, और जो महंगाई है उस पर बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हुआ। जो मार्च अप्रैल में CPI इन्फ्लेशन अफरात ज़र पाकिस्तान में 12% थी, वो अब 29-30% जो सरकारी डाटा है वहाँ तक पहुँच चुका है। लेकिन अगर आप खाने पीने की अशिया के ऊपर देखें तो उनकी कीमतों में 40% से लेके 100% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सिर्फ अगस्त 23 में हम अगर कंपैरिजन करें तो आटे की कीमत में 100% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चावल की कीमत में 67% इंक्रीज हुआ। चीनी की और चिकन की कीमत में 68% इजाफा हुआ। दूध की कीमत में 30% इजाफा हुआ। अंडों की कीमत में 38% इजाफा हुआ। दाल माश की कीमत में 32%, आलू की कीमत में 60%, प्याज की कीमत में 32%, चीनी की कीमत में 71%। ये सरकारी अदाद शुमार हैं, लेकिन इस वक्त मार्केट में 200 रुपए से लेके 250 रुपए फ़ी किलो चीनी जो है नहीं मिल रही, और मिल रही है तो वो बहुत ज़्यादा महंगी है। इसी तरह चाय की कीमत 95%, गैस की कीमत में 63%, अद्वियात की कीमत में 27%, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अभी जो फ्यूल का कहा जा रहा है कि उसमें भी इजाफा हुआ, जो हमने आपको रेट बताए। और इसके अलावा जो बच्चों की तालीम और तदरीस और कुतब हैं, उनमें भी 100% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तो ये हालात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत भी बहुत बुरे हालात से गुजर रही है, और पाकिस्तान के अवाम के भी उसके ऊपर बहुत मनफी असरात हैं। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं असद अली शाह साहब, जो माहिर मईशत हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और साथ साथ स्टूडियो में हमारे साथ होंगे काशिफ चौधरी साहब, जो प्रेसिडेंट हैं मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के। दोनों को मैं अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। शाह साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं कि ये जिस तेज़ी के साथ मईशत हमारी नेगेटिव या डाउनवर्ड्स जा रही है, उतनी ही तेज़ी के साथ मामला जो हैं आम आदमी के लिए मुश्किल हो रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत तो मुश्किल हालात से दो चार ही है। फ़ीकस आमदन देखें तो उसमें भी बहुत तेज़ी के साथ ऑलमोस्ट तकरीबन $100 फ़ी पर्सन पर कैपिटा जो है कि एक साल के अंदर कम हुआ एज़ पर इकनॉमिक सर्वे। जबकि जो बेरोज़गारी और गुर्बत की शरह है उसमें तेज़ी से इजाफा हुआ है। तो ये सारे हालात अगर देखते हुए इस वक्त जो बेचैनी पाकिस्तान में नज़र आ रही है आपको, इसमें सुधारने के लिए आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को फौरी तौर के ऊपर क्या शॉर्ट टर्म और फिर मिड टर्म या लॉन्ग टर्म, तो इनका मैंडेट नहीं है, इमीडिएटली इनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जो हालात और वाक़यात और
इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो डिस्क्राइब की हैं। और जैसे आपने बताया है कि काफ़ी ख़राब थे सूरत हाल, जो जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी काफ़ी, उससे पहले गवर्नमेंट में भी खराबी हुई थी, उसके बाद और ज़्यादा काफ़ी खराबी हुई थी। और अब ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उसमें और तेज़ी के साथ जो है, हालांकि गवर्नमेंट के जाने से पहले आईएमएफ एग्रीमेंट भी हो गया, आपको याद होगा, तो उससे मार्केट्स बेहतर हुई थी और ये लग रहा था कि शायद कुछ हमारी स्टेबिलिटी हो जाएगी। जो आखिरी एक दो चंद दिनों में जो जून के एंड में, आई थिंक 28 जून को 28 और 29 जून को जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ था, तो बात दरअसल ये है कि दो तीन वजूहात हैं जो हमारी सूरत हाल है। जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान तकरीबन एक साल से थियोरेटिकली हम कह सकते हैं कि डिफॉल्ट नहीं किया, लेकिन हम डी फैक्टो हर लिहाज से डिफॉल्ट में हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डिविडेंड की पेमेंट्स नहीं हो रही, एयरलाइंस को पेमेंट्स नहीं हो रही, इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स नहीं दिए जा रहे। हालांकि ये आईएमएफ ने कंडीशन लगाई कि जी आप इंपोर्ट्स को जरा कुछ खोलें। आपको याद होगा कि क्योंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं है और डिफॉल्ट को अवॉइड करने के लिए तकरीबन एक साल से पिछली हुकूमत में इंपोर्ट्स पे इनफॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस थी, तो उस वजह से इंपोर्टेड चीजें जो है बहुत महंगी होती गई और आर्टिफिशियली कुछ अरसे कई महीने तक जो रुपी डॉलर पैरिटी जो है वो मेंटेन रहती थी, इसलिए कि डॉलर की ऑफिशियली डिमांड जो है होने नहीं दी जाती थी। तो अब क्योंकि हुआ ये है कि जब आईएमएफ एग्रीमेंट तो हो गया, शुरू में तो थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन हुई और उससे हमें 1.2 बिलियन डॉलर्स वहां से मिले और कुछ और भी शायद पैसे मिले, हमारे थोड़े से रिजर्व भी बेहतर हुए। लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा कि जैसे ही हमने थोड़ी सी इंपोर्ट्स खोली तो जुलाई में 800 मिलियन डॉलर से ज्यादा का हमारा करंट अकाउंट खसारा हो गया, जबकि उससे पिछले 4 महीने में हम करंट अकाउंट थोड़ा सा सरप्लस में आ गए थे, क्योंकि आर्टिफिशियली हमने इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। तो उस वजह से आप ये देखें, अगर इस तरह से करंट अकाउंट डेफिसिट होता है तो फिर तो आपका इमीडिएटली आईएमएफ के होते ही डिफॉल्ट हो सकता है ना। तो ये एक तो पैनिक हो गया है और डॉलर जो है वो बिल्कुल ही दस्तयाब नहीं है। 305 जो है वो तो मतलब 300 इंटरबैंक या फॉर्मल जो मार्केट है उसमें ओपन मार्केट में है, लेकिन उसमें है नहीं अवेलेबल। जो आपकी इनफॉर्मल मार्केट है उसमें तो 335 340 तक, और अगर लार्जर क्वांटिटीज में आपको चाहिए तो 350 तक भी अवेलेबल नहीं है। तो ये जाहिर है सबको पता था और सारे इन्वेस्टर्स को पता है कि पाकिस्तान के पास जो इस साल में हमें पेमेंट्स करनी है कोई 20-25 बिलियन डॉलर के करीब जो है, उस तरह के हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई रिजर्व्स नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह जो है वो यही है कि रुपी कंटिन्यूसली डिप्रिशिएट हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब भी आपके पास इंटरिम गवर्नमेंट होती है तो एक तो लोग जाहिर है एक इस तरह के अपने लिहाज से जो सिलेक्शन की पिछली गवर्नमेंट ने और अपोजिशन ने, कुछ उसमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जाहिर है उनको भी पता नहीं था कि वो मिनिस्टर बन रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि वो कितने अरसे तक हैं, और लोगों को भी ये नहीं पता कि इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते, कब होते हैं। तो जब आपकी एक तो आपकी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी वैसे ही है, इकोनॉमिक सिचुएशन काफी ग्रिम है, उसके साथ फिर अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी हो और फिर ऐसे डिसीजन मेकर्स बैठे हो जिनकी तो कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, तो फिर ये इंटरम सेटअप जो है ना इस वक्त जो है ना इनके लिए भी बड़ी जाती है। जो गैर यकीनी सूरत हाल ज्यादा हो तो फिर हालात ज्यादा खराब होते हैं। मैं शाह साहब दोबारा आता हूँ, मैं जरा अभी चॉइस साहब की जी मैं जरा चॉइस, ये किसी को रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, कोई असेंबली में पूछने वाला नहीं है, कोई
इनको दोबारा इलेक्शंस में नहीं जाना। तो और फिर पॉलिटिकल साइड जो है आपको पता है कि वहां पर काफी अनसर्टनिटी है। तो ये सारी चीजें जब इतनी मिल गई हैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग, अच्छा फिर ये है कि कोई टीम नहीं है ना, डिफरेंट लोग सेलेक्ट किए गए हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में भी अनफॉर्चुनेटली कोई इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है और काफी डिस्कनेक्टेड गवर्नमेंट्स रही हैं। किसी को पता नहीं है कि सिमत क्या तय करनी है। मैं शाह साहब आता हूं आपकी तरफ, काशिफ चौधरी साहब को लेता हूं मैं और फिर आपकी तरफ भी आऊंगा। काशिफ साहब, जो सबसे बड़ा मामला है कि इस वक्त हालात मैशत, तो शाह साहब ने भी अक्कासी की, मैं भी कुछ बेसिक डाटा आपको बता रहा था, लेकिन आम आदमी की गर्ज ये होती है कि उसको खाने पीने की चीज़ें एटलीस्ट जो है कि एक मुनासिब और उसकी जो पॉकेट मनी है उसके अंदर मिलनी चाहिए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में अवाम का जीना हराम हो चुका है और अवाम का बराह रास्त इंटरेक्शन जो है वो ताजरों के साथ होता है। सनतकार पीछे क्या कर रहा है, हुकूमत की पॉलिसी क्या है, स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट क्या है, इंपोर्ट क्या हो रही है नहीं हो रही, अवाम को इससे गर्ज नहीं होता। लेकिन वो ये समझते हैं कि जो ताजर जिसका बराह रास्त कॉन्टैक्ट है अवाम के साथ, शायद वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है या वो नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा है। आप अपनी जगह रो रहे हैं और कह रहे हैं जी हम पूरे मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे, माशी हालात ख़राब हैं, हमारा खुद जीना हराम हो चुका है। तो ये असल मसला आपको कहाँ पे नज़र आता है? क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, नाजायज़ मुनाफाखोरी है, स्मगलिंग हो रही है, या क्या हो रहा है जो बुनियादी हम ज़रई मुल्क होते हुए भी खाने पीने की चीज़ें हमें नहीं मिल रही? ये खालिद जमील साहब, आपने पाकिस्तान की मईशत की बहुत खूबसूरत अक्कासी की कि इस वक्त हम किन मुश्किल हालात से दो चार हैं, और मैं पाकिस्तान के ताजरों का नुमाइंदा होने के नाते ये समझता हूँ कि इस हालात के बुनियादी जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि एक तो जो गैर यकीनी सूरत हाल है मुसलसल एक तवील अरसे से मुल्क के अंदर। अच्छा, फिर ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये भी एक वजह है, और इसके साथ पॉलिसियों का तसलसल ना होना कि अगर हम माजी के गुज़िश्ता 5 साल का जायज़ा लें तो मुसलसल हमें पॉलिसियाँ बदलते हुए नज़र आती हैं, और एक नहीं, हमें इस पूरे अरसे के अंदर कोई 5 वज़राए ख़जाना और मुतअद्दिद चेयरमैन FBR तब्दील होते हुए नज़र आते हैं, और जो चेयरमैन या जो वज़ीर ख़जाना आता है वो अपनी पॉलिसियाँ लेकर आता है। अच्छा, फिर हम एक जमहूरी मुल्क हैं, और मैं बड़े अफसोस और दुख के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि इसहाक डार साहब को लाया गया, कहा गया कि ये डॉलर को कंट्रोल करेंगे। वो तशरीफ़ लाए, डॉलर उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, डॉलर मुसलसल उड़ान भरता चला गया, रुपए की कदर गिरती चली गई। और इससे पिछले अदवार में अगर आप देखें तो चाहे वो शौकत तरीन साहब हों या चाहे हफीज़ शेख साहब हों, मुझे ये समझ नहीं आती कि कोई अवामी नुमाइंदा क्यों वज़ीर ख़जाना नहीं लाया जाता। आखिर यही मईशत के एक्सपर्ट्स के तौर पे हमें क्यों मिलते हैं कि जो मईशत का दिवालिया करते हैं और फिर जो ही हुकूमतें ख़त्म होती हैं बैग उठा के ये बाहर चले जाते हैं। ये मुसलसल तर्ज अमल है हर हुकूमत के अंदर। अच्छा, इसके साथ जो दूसरी बुनियादी वजह देखिए, हमारी जो सरकारी कारपोरेशंस हैं जो मुसलसल खसारे के अंदर हैं, उनके खसारे का बोझ भी ये कौम बर्दाश्त करती है। अच्छा, इसी तरीके से ये जो अयाशियाँ हैं, मतलब मैं तो सादा लफ्ज़ों में ये बात कहूँगा कि ये जो मुफ्त खोरी और दौलत चोरी है, जब तक ये मुफ्त खोरी और दौलत चोरी ख़त्म नहीं होगी, और ये मुफ्त खोरी और दौलत चोरी कोई आम आदमी नहीं करता, ये तो साहिबान इख्तियार और इक़्तिदार करते हैं, ये तो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए लोग करते हैं, और उसका खमियाजा कौम भुगतती है। और इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि मेरे पाकिस्तान का 80 लाख ताजर जिसका बराह रास्त वास्ता एक आम आदमी के साथ है 24 घंटे, एक आम आदमी की हालत ये हो चुकी कि वो आटा लेने के लिए, वो चीनी लेने के लिए, वो दाल और चावल लेने के लिए, वो आलू और प्याज लेने के लिए परेशान हाल है। इसलिए कि हमारे मुल्क में आम तौर पे 20-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये लोग कमाते हैं, इसके अंदर तो वो बिजली का बिल अदा करने से कासर हो गए हैं। और मैं अफसोस के साथ ये बात कहूँगा कि अब छोटे छोटे बच्चे वो आटा चोरी करने पर मजबूर हो चुके हैं, इसलिए कि जब किसी के घर के अंदर बहन भाई या वालदैन भूखे होंगे तो वो आटा चोरी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। अभी बिजली के बिलों के ऊपर हमने 2 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल की, हमने हुकूमत को मैसेज दिया कि अब लोगों की हालत ये हो चुकी कि बिजली के बिल नहीं अदा कर पा। लेकिन आपकी तो नहीं सुनी जा रही, वो तो IMF कहता है कि नहीं ये जो पैकेज ठीक नहीं है, ये अगर हम बिलों का इजाफा भी IMF से लेने जा रहे हैं तो फिर अब आगे क्या करेंगे? देखिए खालिद जमील साहब, मैं ये बात कहूँगा कि बिजली के बिलों की बुनियादी कीमत में इन्होंने इजाफा किया। अच्छा, बिजली के बिल के ऊपर 13 किस्म के टैक्सेस हैं। अब एक आम आदमी जो इनकम टैक्स पे करता है, एक सनतकार जो सेल टैक्स पे करता है, अब इन्होंने बिजली के बिल पे इनकम टैक्स, सेल टैक्स, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, TV टैक्स, पता नहीं 13 किस्म के टैक्सेस हैं।
अच्छा, फिर 13 किस्म के टैक्सेस के बाद अगर आप देखिए तो 32 और 34 करोड़ यूनिट जो मुफ्त बिजली के दिए जाते हैं उसका खमियाजा भी कौम भुगतती है। अच्छा, फिर ये जो लाइन लॉसेज हैं, खुद जो वापडा का ट्रांसमिशन का पूरा निज़ाम फेल हो चुका है, उसका खमियाजा भी कौम भुगत रही है। अच्छा, फिर ये जो IPPs के महंगे मुआहदे हैं, मतलब मैं हैरान हूँ कि मेरे मुल्क का एक सनतकार अगर एक कारखाना लगाता है, वो कारखाने में ये बाल पेन पड़ी हो, जितनी बाल पेन वो बनाएगा वो उसको बेचेगा तो उसको पैसे मिलेंगे। IPPs के मुआहदों के अंदर आप देखिए कि अगर एक 500 मेगावाट की एक कंपनी लगाई गई, वो बंद हो या वो चले, वो काम करे या ना करे, वो डॉलर्स के अंदर पैसे लेती है। और ये जो आने वाले दिनों के अंदर पेशीन गोई हो रही है कि 2000 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर उनको जाएगा। और वो कौन है? वो जिन कंपनियों को गैर मुल्की कंपनियों के नाम पे लाया गया, वो सारे पाकिस्तानी सरमायादारों जागीरदारों की हैं। क्यों IPPs के मुआहदे ख़त्म नहीं किए जाते? मतलब हमने जो हड़ताल की, कौम जो एहतजाज कर रही है, ये एहतजाज IMF को, ये उन कंपनियों को दिखाकर हुकूमत ये कहे कि हम ये सारे मुआहदे मनसूख करते हुए इनको रिव्यू करना चाहते हैं, कौम को रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिल रहा ना। काशिफ साहब, हम शाह साहब आपकी तरफ आता हूँ। मुझे आपकी गुफ्तगू से भी और काशिफ साहब की गुफ्तगू से 2-3 अहम इशूज़ नज़र आ रहे हैं कि नंबर 1 कि हमारी गैर यकीनी सूरत हाल है, खा वो माशी पॉलिसियों के नतीजे सिलसिले में हो या सियासी मामलात हों। नंबर 2 कि हमारा जो सरमायाकारों का एतमाद है, खा वो लोकल हो या फ़ॉरेन हो, उसका एतमाद पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों के हवाले से ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से ना तो FDI हो रही है, ना रिमिटेंसेस के अंदर उस तरह से इजाफा हो रहा है जो होना चाहिए था। और नंबर 3 जो है कि वो हमारी इंटरनल एक एलीट क्लास है और एक अवाम है। सारी मरात एलीट के लिए, सारे दबाव खर्चे अवाम के लिए हैं। तो इन 3 मामलात से निकलने के लिए अगर आपको ये जिम्मेदारी दी जाए शाह साहब कि आप चीफ इकोनॉमिस्ट बन जाए पाकिस्तान हुकूमत के या वज़ीर ख़जाना, तो आपके लिए तरजीहात में 3-4 इशूज़ क्या होंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि वज़ीर ख़जाना जैसे वो जो अभी केयरटेकर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो सेनेट में जो उनकी हेयरिंग हुई, उन्होंने कहा कि हालात जो है जो हम समझते थे उससे भी बहुत ज्यादा खराब हैं। और ये मेरे ख्याल में पहले भी स्टेटमेंट्स आती रही हैं। तो और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि मैं खुद हैरान हूं कि मैंने इसको एक्सेप्ट क्यों किया, ऐसी कंडीशंस हैं। तो बात ये है कि देखें जी, पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बहुत खराब हैं, इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उसको ठीक करने के लिए एक रोड मैप चाहिए और एक कनेक्टेड हुकूमत ऐसी चाहिए जो मतलब जाहिर है एक स्टेबल हुकूमत चाहिए जिसमें मतलब ऐसे लोग हों जो कि क्लियर हेडेड हों, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए और उनकी गवर्नेंस ठीक होनी चाहिए। ये सिर्फ मतलब ये सिर्फ एक पॉलिसी देने से ठीक नहीं होगी, आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए और बेसिक मसले जो है ना, आपको फंडामेंटल चीजें जो है ना, वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है। मतलब मुश्किल है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। हाँ, मतलब ये है कि पाकिस्तान कोई इतना इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज देखें, पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से एग्रीकल्चर भी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, मिनरल्स भी हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है किसी भी मुल्क की, वो उसके ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा ह्यूमन कैपिटल, आप जो भी दुनिया में देखें, लोग जो एडवांस जो तरक्की करते हैं मुल्क, वहां पर ह्यूमन क्वालिटी अच्छी होती है। हमने अपने लोगों में इन्वेस्ट नहीं किया। सबसे जो वर्स्ट चीज है, आधे बच्चे हमारे स्कूल नहीं जाते। जब 21वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल दौर में अगर हमारे बच्चे आधे स्कूल नहीं जाते और 40% हमारे यहाँ इलिटरेसी है और बाकी भी जो है स्किल जो है ना, वो उसके ऊपर इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा। शाह साहब, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि एक बड़ी स्टेबल, क्लियर हेडेड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। लास्ट मिनट है क्योंकि मुझे कंक्लूड करना है काशिफ साहब से भी। चीज ये देखें, पाकिस्तान को जो बैंकरप्ट किया है ना, वो खुद गवर्नमेंट्स ने किया है। हमारा फर्क क्या है? हमारा बांग्लादेश का एग्जाम्पल ले लेना। बांग्लादेश और
पाकिस्तान जो है एक ही तरह के मुल्क हैं, हमसे वो काफ़ी बैकवर्ड होते थे, लेकिन एक मेजर फ़र्क जो है वो ये है, हमारा खसारा उनसे बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? हमारी गवर्नमेंट सरकार बहुत ज़्यादा है। हमारा खर्चा जो है पिछले साल तकरीबन 25% ऑफ द GDP है, उनका 14% है। गवर्नमेंट अपनी जेब पे नहीं कट लगा रही, किफायत जा रही, लेकिन अवाम की जेब काट रही है। काशिफ चौधरी साहब, बड़ी क्विकली कि अगर इसको कंक्लूड करना हो कि विद इन 30-40 सेकंड कि आप बड़ी 3-4 मेजर क्या रिकमेंडेशन देना चाहेंगे? इसके अंदर मैं सबसे पहले तो ये समझता हूँ कि एक कौमी मिसाक मईशत की ज़रूरत है, जिसके अंदर रियासती इदारे, जिसके अंदर सियासतदान, जिसके अंदर अदलिया और जिसके अंदर मीडिया और जिसके अंदर स्टेक होल्डर्स बैठें और एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म और एक लॉन्ग टर्म मंसूबा दिया जाए। और उसके लिए हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है, इंपोर्ट्स पर इन्हिसार कम करने की ज़रूरत है, हमें ज़राअत के सेक्टर पर, हमें सियाहत के सेक्टर पर, हमें मिनरल एंड माइनिंग के सेक्टर पर, हमें IT सेक्टर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये मुल्क 2-3 साल में तरक्की कर सकता है, कर्ज देने वाला मुल्क पॉलिटिकल विल हो, कि क्लियर हेडेड पॉलिसीज हो, राप हो और फिर मुसम्मम इरादा हो, तो कोई वजह नहीं कि हम मुश्किल से मुश्किल टास्क भी जो है अचीव ना कर सकें। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को कुछ सियासी सूरत हाल के साथ जोड़ेंगे और इस सिलसिले में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान की बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल पे बात कर रहे थे, जहाँ पे एक तरफ बिजली, गैस, पेट्रोलियम की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ खाने पीने की अशिया बिलखसूस चीनी, आटा जो है कि कहीं तो अवेलेबल नहीं है और कहीं उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। इसी पे मज़ीद हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। सेनेटर ताज हैदर साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ताज हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये एक मामला माशी सूरत हाल तो सारी सामने ही है, लेकिन दूसरा मामला जो है कि हम ये देख रहे हैं कि गुज़श्ता 16 माह में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी हुकूमत में शामिल थे, दोनों सबसे बड़ी जमातें थी। लेकिन इस वक्त एक अजीब सी सूरत हाल है कि दोनों जमातें अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करने की बजाय एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। अभी हम अगर खाने पीने की चीज़ों का मामला ही देख लें, और आपने ट्वीट भी किया उस पर, जो एहसन इकबाल साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया नवीद कंवर साहब के हवाले से और आपने उसको रिस्पॉन्ड भी किया, तो ये आप नहीं समझते कि हम जो एक दौर था अयूब खान के दौर से हम हेडलाइंस देख रहे हैं अखबारात के अंदर कि चीनी का बुरान, आटे का बुरान जो है कि बहुत जल्द हल कर लिया जाएगा, वो बुरान हर दौरे हुकूमत में वैसा का वैसा और बढ़ता जा रहा है, लेकिन हल नहीं हो रहा और सियासी क़यादतें ना जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार हैं, ना ही इसको हल करने के लिए कोई ठोस इक़दाम लिए जा रहे हैं। मैं जिम्मेदार हूँ। वजह क्या है? मतलब क्या चीनी की प्रोडक्शन कम थी? मतलब वजह क्या है? इस पर तो बात की है। जी जी, जिम्मेदार तो मैंने पहले ही कह दिया, लेकिन ये कि वजह क्या है? वजह यह है कि जो भी चीनी के स्टॉक हैं वो अफगानिस्तान जा रहे हैं और फिर 14 लाख टन चीनी स्मगल हो चुकी। तो अब जब तक कि आप उसको नहीं रोकेंगे, मतलब इस्लामाबाद अफगानिस्तान के अंदर सप्लाई पोजीशन बहुत बेहतर है, वो तो वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, और वो इस वजह से बेहतर है कि जो चीनी हमारे यहाँ बनी है उसे स्मगलर लेके जा रहे हैं अफगानिस्तान, और जो अभी तक नहीं गई है 14 लाख टन तो गई है आज दोपहर के एस्टिमेट ये, और अंग्रेजी के एक बड़े मौकर रोजनामे में बाकायदा एडवर्टीजमेंट छपा है अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ काश्तकारान की तरफ से कि 10 लाख टन से ज़्यादा स्मगल कर चुके हैं, अब तो खुदा के लिए स्मगलिंग रोकें। क्वार्टर पेज का कलर जो है वो है। तो अब अगर स्मगल हो रही है, और इस पे सीधी सीधी बात है कि कराची में 178 रेट है, पेशावर में 205 रेट है, तो जो भी इलाके या क्वेटे में अफगानिस्तान की सरहद से करीब है तो वहाँ रेट ज़्यादा है, जो दूर है वहाँ रेट कम। तो ये जो सूरत हाल है, आपने बाड़ भी लगा ली, सब कर लिया, तो आप स्मगलरों को क्यों नहीं रोकते? स्मगलर को रोकेंगे तो उससे फर्क पड़ेगा। कोई आप अगर लेवीज और रेंजर्स जिनकी ये जिम्मेदारी है वो अगर कार्रवाई करते हैं और स्मगलरों को रोकते हैं, और स्मगलर कोई ऐसे नहीं होते कि छुप छुपा के कर रहे होते। जब 50-50 ट्रकें अगर जा रही हैं काफिले में और वो हमें नजर नहीं आ रही, तो फिर तो या चीनी वो नहीं है कि कोई जेब में डाल के ले गया,
जाहिर है कि जो ट्रक के रास्ते हैं उसी से जा रही है, तो फिर आप इसको क्यों नहीं रोक रहे? और आप वजारत दाखिला को उस वक्त भी रोकना चाहिए था। अब उन्होंने हमारे मोहतरम जो है भाई एहसन इकबाल साहब ने कहा कि वजारत तिजारत ने जो है वो एक्सपोर्ट, अब मैंने जब फिगर्स चेक की तो वजारत तिजारत ने 2.5 लाख टन जो थी वो शिपमेंट किया था उन्होंने, और कुछ जो डॉलर्स आए थे उससे $100 मिलियन आए थे। हाँ, तो अब अगर 14 लाख आप स्मगलिंग की फिगर है तो उसमें 2.5 लाख ना इधर ना इधर, यानी अगर ये 14 लाख स्मगल ना होती तो इस वक्त आपके पास बहुत ज़बरदस्त स्टॉक्स होते चीनी के। पाकिस्तान में 13 लाख इस साल, ताज हैदर साहब 13 लाख सरप्लस प्रोडक्शन हमारे पास थी चीनी की, और जिसमें से 2.5 लाख उस वक्त कहा गया कि एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, फिर भी हमारे पास 10 लाख स्ट्रेटजिक रिजर्व्स होंगे। लेकिन अगर 14 लाख हो गई तो इसका मतलब है कि अब हम उसमें भी -4 चले गए हैं। ऐसे शॉर्टेज है। अच्छा, फिर जो स्मगल नहीं हुई तो वो लोगों ने दबा के रखी हुई है कि अच्छा जैसे ही मौका मिलेगा रेट बढ़ेंगे। बाहर रेट कोई 220 रुपये पर किलो है कि मजीद रेट बढ़ेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में एक सैचुरेशन की पोजीशन आ गई है। लेकिन यही अगर आपके पास स्टॉक होते, और इस साल भी अल्लाह ने करम किया है कि फसल गन्ने की अच्छी हो रही है, नवंबर के अंदर आप क्रशिंग शुरू करेंगे, दिसंबर में आपकी मिलें पूरी कैपेसिटी पे चल रही होंगी, और आपके पास फिर कोई तकरीबन 1 मिलियन टन होगी एक्सपोर्ट करने की, और आपको डॉलर्स मिल सकते हैं जिनकी कि आपको बहुत ज़रूरत है। तो ये तमाम इस तरीके से देखिए ना, बड़ी बात यह है कि कौन जिम्मेदार है। आपने कह दिया, मैंने कहा मैं जिम्मेदार, लेकिन इसकी वजह को देखना होगा कि ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई है। ताज हैदर साहब, असल में एक और बड़ा इशू जिसको पॉलिटिकल इसके साथ जोड़ा जाता है, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में बेशतर जो ये इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं वो सियासी ख़ानदान हैं, बड़े तगड़े ख़ानदान हैं। और फिर अभी रिसेंटली इस्तेकाम पाकिस्तान जमात बनी, उसके अंदर भी बड़े बाज़ नाम ऐसे हैं जो पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री के अंदर बड़ा अहम रोल है उनका। तो ये ख्याल ये किया जाता है क्योंकि ये बड़ी ताकतवर शख्सियात इसके साथ बिज़नेस के साथ वाबस्ते हैं, तो इसलिए जो पाकिस्तान के इदारे जिन्होंने ये काम रोकना है तो वो इन अलाइन होकर बहुत से सियासी मफादात वाबस्ता होते हैं, तो इसलिए ये मिलजुल के सारा काम होता है। नहीं, ये तो आप बड़े आसानी से कोई ना कोई किसी को इल्ज़ाम दे देते हैं। जो एक्शन लेना है वो बताएं। एक्शन ये है कि स्मगलिंग रोकी जाए। हम एक दूसरे को इल्जाम देते रहते हैं और हम समझते हैं कि हमने अपना फर्ज पूरा कर लिया, कि किसी और को इल्जाम दे दिया, और वो हमें इल्जाम देता है और फिर बुरा भला कहते रहते हैं एक दूसरे को। और ये एक ऐसे बॉर्डर से स्मगलिंग हो रही है जहाँ पे फेंसिंग की हुई है हमने, और उसके ऊपर बड़ा खतीर सरमाया हमारा पाकिस्तान का खर्च हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ना हम दहशतगर्दी को वहाँ से रोक पा रहे हैं, ना ही स्मगलिंग को रोक पा रहे हैं। तो खामी कहाँ नजर आती है आपको? मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं जेब में डाल के नहीं ले जा रहा, ट्रकों में गाड़ी जा रहा है। और लेवीज भी हैं, रेंजर्स भी हैं, उनको जरा पुल अप कीजिए ताकि उसको रोकें। और जैसे ही आप रोकेंगे और पुल अप करेंगे, कुछ अच्छे अफसर आगे ले आइए, तो रेट एकदम गिरेगा। और जो भी ब्लैक मार्केटियर्स हैं जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है, वो निकालेंगे अपना। यानी सिर्फ आपको आउटलेट को प्लग करना है। एक और इशू 2 महीने पहले कर देना चाहिए। ताज हैदर साहब, एक और बड़ा अहम इशू है, और वो यही जो इदारों की कारकर्दगी और इसको फिर अकाउंटेबिलिटी के साथ जोड़ा जा रहा है। और बिलखसूस आजकल सिंध के हवाले से बड़ी बात की जा रही है, और इस्लामाबाद में बाज़ बड़े ऐसे हल्के जो इस वक्त हुकूमत के बड़े करीबी हैं, वो कहते हैं जी कि पहले एहतसाब होगा फिर इलेक्शन होगा। और सिंध में ख़ास तौर के ऊपर ये कहा जा रहा है कि अभी जिस किस्म की वहाँ पे ख़बरें आ रही हैं कि शायद पीपल्स पार्टी को एक बार फिर उस शिकंजे में जकड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसके नतीजे में खुर्शीद साहब ने भी अभी एक रोज़ पहले जो बयान दिया वो भी आपको सुना देते हैं, मुमकिन है आपकी नज़र से गुजरा हो। खुर्शीद साहब ने क्या कहा, और फिर उसके बाद अगर पहले एहतसाब और फिर इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो आपका नुक्ता नज़र भी हम जानना चाहेंगे। हालात में अगर ये फैसले किए गए कि पार्टी को डिस्टर्ब करना है, हाथ डालना है, तो ये बातें जो है ना
पाकिस्तान की रियासत के लिए अच्छा नहीं होगा और मुल्क के हालात के लिए अच्छा नहीं होगा। आप मसाइल में और उलझ जाएंगे। आपको काम क्वाइट मुल्क के लिए काम क्वाइट पोजीशन अख्तियार करनी चाहिए और इलेक्शन का बेहतर माहौल में करनी चाहिए। जी सर, ये खुर्शीद शाह साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि अगर आप इस किस्म की कार्रवाई करेंगे तो ये मुल्क के लिए, रियासत के लिए नहीं अच्छा होगा, बल्कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं और वो इन्वायरमेंट बनाएं। लेकिन अभी हमें अब इलेक्शन का इन्वायरमेंट बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के लिए कुछ ग्राउंड्स बनाने की कोशिश की जा रही है। ताज हैदर साहब, नहीं, खुर्शीद शाह साहब ने पता नहीं क्यों इस पर बात की। ये बात इस काबिल नहीं है कि इस पर बात की जाए कि ये घिसे पिटे पुराने फेल शुदा नुस्खे हैं कि पहले एहतसाब तो फलाना है, बाद में पता चलता है कि वो एहतसाब करने वाले खुद सबसे ज्यादा गड़बड़ थे। आपको ग्राउंड पे पोजीशन देखनी है कि क्या है और ग्राउंड पे हल निकालना है उसका। और हल जब सीधा साधा हो तो फिर ये इतनी लंबी चौड़ी बातों में क्यों बर्ताव किया जाए। मैं तो सीधी बात अर्ज कर रहा हूँ कि ट्रकें जा रही हैं, तो ट्रकें वो ट्रकें पहाड़ियों पे से नहीं जा रही हैं, वो ट्रकें सड़कों पे से जा रही हैं। तो वो अगर आपको नजर नहीं है और आप उनको नहीं रोक रहे तो पहले रोकिए ना, उसके बाद देखिए कि हम सिंधी तो हैं ही गंदे बच्चे ना, गंदे बच्चे बहुत। बस जब कोई बीमार पड़ता है तो यहाँ आ जाता है, हम खिदमत करते हैं उसकी, और कोई प्रॉब्लम होती है, ये होती है, हम तो इतने गंदे बच्चे हैं कि आपने हमारी आबादी भी 3 करोड़ कम कर। वी डिजर्व इट। हम अपनी औकात पहचानते हैं कि इस फेडरेशन के अंदर क्या औकात है, लेकिन स्मगलिंग तो रोको भाई, स्मगलिंग रोको। वजारत दाखिला का काम है स्मगलिंग रोकना। हम तो हैं, हमें डाल दीजिए ना जेलों में, मुझे भी 2 किताबें ये मैं जाके लिख लूंगा, लेकिन ये कि स्मगलिंग तो रोको। हमें जेल में डाल के स्मगलिंग रोक सकती है तो डाल दो हमें जेल में। ताज हैदर साहब, इलेक्शन के बारे में आप क्या देख रहे हैं? आप क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इलेक्शन सेल है उसको भी लीड कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली जो गुफ्तगू की है इलेक्शन के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के बारे में, वो भी आपको सुनवाते हैं। और फिर इस ख़ास तनाजुर में कि आज निगरान वज़ीर कानून है वो सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से भी मिले हैं और इलेक्शन डेट के हवाले से बातचीत हुई है, लेकिन 26 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हो रही। प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं? फिर ज़रा ताज हैदर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा ये सुने प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के बारे में क्या कह रहे हैं। जुडिशरी ने 90 डेज़ का फैसला किया, तो फिर आप 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन कराएंगे? इस पे किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। मतलब जाहिर है एपिक्स कोर्ट्स जो इस मुल्क की हैं, उनकी तकरीम, उनकी रेवरेंस, उनका एहतराम, अगर उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ खाकम बदहन करेंगे तो हमारा जो एंटायर डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन है, हमारी जो एक सोशल ऑर्डर है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, वो जो भी फैसला करती है, जिस किस्म की भी इंटरप्रिटेशन देती है, वो दोनों सूरतों में हमारे काबिल कबूल है। इट इज़ फॉर द जजेस टू जज। जी ताज हैदर साहब, बयान की हद तक तो ये बड़ा वाज़ेह है जी कि हम जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, आला अदालतें फैसला करेंगी, अमल करेंगे, लेकिन पिछले 6 महीनों से 1 साल से हमें नज़र आ रहा है कि अदालती फ़ैसलों को ना तो PDM की हुकूमत के दौर में, ना ही अभी केयर टेकर दौर के अंदर भी चीफ मिनिस्टर साबिक परवेज़ इलाही के साथ जो कुछ हुआ वो भी हमने सब कुछ देखा। इस्लामाबाद के अंदर हाई कोर्ट रोज़ फैसले करती है, रोज़ उनकी हुक्म अदौली होती है, रोज़ IG को, डिप्टी कमिश्नर को जो है वो तौहीन अदालत के नोटिस सर्व हो रहे होते हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इलेक्शन 90 दिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, लेकिन अच्छा जी सुप्रीम कोर्ट का हम एहतराम करेंगे, फैसले का एहतराम करेंगे, अनाउंसमेंट 26 दिन हो चुके हैं, अभी तक नहीं हुई। क्या आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि होने क्या जा रहा है? देखिए, मैं इलेक्शन सेल का सरबराह, पार्टी ने इज्जत दी है, मैं, और हम पेश हुए थे, मोहतरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दावत दी थी और हमने अपना मौक़िफ़ उनके सामने बयान किया। हमने उन्हें बताया कि कहाँ कहाँ हमने कंप्रोमाइज़ की। हमने 3 करोड़ आबादी कम हुई उसको मान लिया। हमने, आपने जो फिगर्स अपनी वेबसाइट पे चल रही थी, आपने CCI की मीटिंग में कहा कि नहीं, हम मज़ीद इनको 15% कम कर रहे हैं। अच्छा भाई, 15% करने का क्या फ़ायदा? उनका जी कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम नहीं लानी, आप मान जाए, हम उसको भी मान गए, चलिए।
लेकिन उसको मानने के बाद आपको नई हल्काबंदी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सीटों की तादाद में कोई तब्दीली नहीं हुई। ये हमने गुजारिश की, समझाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, क्योंकि तारीख देना उनका काम कि वो तारीख दें, और बहरहाल उन्होंने वादा किया था कि हाँ हम पूरी कोशिश करेंगे, कुछ वो पीछे भी लाए, लेकिन अब हम इलेक्शन के काम में मसरूफ हैं। अब हमारे सामने बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं। हमारे सामने मुल्क के इकोनॉमिक रिवाइवल का प्रॉब्लम, एनर्जी की प्रॉब्लम है, दूसरी बेरोजगारी का मसला है, जो डेड हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनको चलाने का मसला है। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर हम लगे हुए हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है, जो भी करता है, जो भी मैंने पहले आपसे कहा कि फेडरेशन में अपनी औकात हमें मालूम है, गधे गिने जाते हैं, सिंधी नहीं गिने जाते। तो ये जो है हमारी औकात है, तो उस औकात के ऊपर हम हैं, और उसी के अंदर जो भी आगे मुल्क को बचाने का रास्ता, कि आपने हमारे लीडर को कत्ल किया, हमने कहा पाकिस्तान का, तो लेकिन जो भी आगे जाने का, मुल्क को तरक्की देने का रास्ता मिलता है। आपने तो ये किया कि हम जो घर बना रहे थे, सिर्फ 50,000 घर हमने बनाए, 20 लाख हमें बनाने, उसके भी फंड्स आपने कहा कि नहीं जी फंड्स नहीं देंगे, जबकि सामने बैठ के मैंने पार्लियामेंट्री कमेटी में कहा था कि ये इख्तियार हम नहीं देना चाहते, क्योंकि हमें खतरा है कि जो 2 लाख सोलर पैनल्स हमने लगाए, जो 50,000 घर हमने बनाए तबाहशुदा लोगों के लिए, उनके लिए जो फंड की रिलीजेस हैं वो रुक सकती हैं। लिहाजा ये इख्तियार हम नहीं देना चाहते केयरटेकर गवर्नमेंट को। केयरटेकर गवर्नमेंट ने नहीं किया, वो इलेक्शन कमीशन ने किया। आप ये समझते हैं कि अभी इलेक्शन कमीशन जो अनाउंस करेगा वो बेहतर करेगा और आप उसको फॉलो करेंगे? बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब, हमें टाइप दें। इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं कि पाकिस्तान की कुछ माशी और आइनी सूरत हाल के इलेक्शन का अभी तक कोई अता पता नहीं है कब होंगे। 26 दिन हो चुके असम्बली तहलील हुए। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे तो पाकिस्तान के कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इशूज़ हैं बड़े सीरियस, उनके ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में पाकिस्तान की मईशत हो या सियासी हालात हों, वो रूल ऑफ लॉ के साथ जुड़े हुए हैं। इस्तेहकाम उस वक्त तक नहीं आ सकता, खास सियासी या माशी हो, जब तक पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी या किसी भी मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो। बैरिस्टर गौर अली हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है क्या और मामलात किस तरफ बढ़ रहे हैं और वकला कम्यूनिटी किधर जाना चाह रही है। गौर साहब बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले बुनियादी क्वेश्चन जो है कि साइफर केस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील भी हैं, आपकी मुलाकात भी हुई और फिर साइफर केस में तवक्को ये की जा रही थी कि ज़मानत होगी, लेकिन समाअत ही नहीं, जज साहब जो है कि अवेलेबल नहीं थे। तो क्या पाकिस्तान के कानून में या इस कानून में कोई सुकम है कि मुतबादल अदालत होती है, अगर कोई जज साहब नहीं हो तो वहाँ पे ड्यूटी जज या जैसे होता है, आपने एप्लीकेशन दी भी लेकिन मामलात आगे बढ़े नहीं, तो ये सारी सिचुएशन क्या हुई आज? देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, समटाइम ऐसे वकूए हो जाते हैं, आल्दो जज साहबान बीमार भी हो जाते हैं, अपने काम भी होते हैं, लेकिन इसका एक तरीका ज़रूर है, वो यही है कि प्री अरेस्ट बेल और पोस्ट अरेस्ट बेल में थोड़ा फ़र्क है। अगर आप जेल में हैं और जेल में आप मौजूद हैं तो आपकी लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर के दायरे में आपने रह कर के चलाना होता है। जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट पहले वाले केस में आपने देखा होगा, वो जितनी जल्दी से वो बाय द आवर चलता था, अभी 2 घंटे बाद आ जाओ, 1 घंटे के बाद आ जाओ। ट्रायल कोर्ट पे लॉ यही कह रहा है कि कोई भी चीज़ प्रोहिबिटेड नहीं है, सारी परमिसिबल है अनलेस वो प्रोहिबिट किया गया हो। तो जो ड्यूटी जज के पास आपकी फ़ाइल जाती है तो वो ड्यूटी जज भी इसको सुन सकता है, और अगर ड्यूटी जज के पास आपकी बेल आ जाती है तो रूटीन में सुना जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो जज इनकार करे, क्योंकि ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो कहे कि मैं नहीं हूँ। अब ये फ़र्स्ट टाइम है जज साहब पहली मरतबा चले गए, जबकि लास्ट डेट थी आज की हियरिंग के लिए थी, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूँ इससे जस्टिस की डिनाइल हो जाती है, अगर आप उसको डिले करते हैं तो डिनाइल हो जाती है, स्पेसिफिकली जब आप जेल में। तो उम्मीद है अब नेक्स्ट डेट पे हियरिंग की अभी 7 की डेट दी है, तो हो जाएगा। अच्छा, दूसरा एक बड़ा अहम मामला जो है कि इस वक्त तमाम लीगल कम्युनिटी पाकिस्तान की जो है कि इस वक्त रूल ऑफ लॉ एक बड़ा इशू है, अदालतों के फैसलों पर अमल नहीं हो रहा। लाहौर में जो कुछ हुआ परवेज़ इलाही साहब के साथ वो भी, और इस्लामाबाद इवन जो है कि यहाँ पर भी ज़िली इंतज़ामिया को नोटिस गए हुए हैं कॉन्टेम्प्ट के। वकला कम्युनिटी, सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसल अलग अलग चल रहे हैं। एक कन्वेंशन 5 को है, एक 7 को है, एक लाहौर में आल पाकिस्तान वकला लीगल एक्शन कमेटी जो है कि उसका हुआ। तो ये कॉज
एक है रूल ऑफ लॉ, लेकिन डायरेक्शन, सिमत या धड़े अलग अलग चल रहे हैं, कहीं इसके कॉज को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? देखिए, इस वक्त तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो खासकर रूल ऑफ लॉ है, मेरा ख्याल है इवन जज साहब ने भी एक मरतबा ऑब्जर्वेशन दे दी थी कि ये साल अगर कहा जाए तो हिस्ट्री में हमारे पास रूल ऑफ लॉ की इतनी वायलेशन नहीं हुई जिस तरह की ये वक्त है। आप तो कह ही नहीं सकते कि यहाँ रूल ऑफ लॉ है, ये तो बिल्कुल लॉलेसनेस है। आप किसी 2023 या तारीख जो भी कोई ऑर्डर पास होता है वो लॉ के मुताबिक नहीं है, उसकी वायलेशन हो रही थी। और कानून जो अदालतें हैं उनकी ऑर्डर को तो कोई मान ही नहीं रहा। एक मरतबा आप जो अभी आपने मिसाल दे दी परवेज़ इलाही साहब को, इसी तरह हमारे बाकी पार्टी लीडर्स को देखे 7-7, 8-8 मरतबा उनको जेलों में डाला जाता है। अगर एक ऑर्डर करता है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन बदकिस्मती ऐसी इतलात भी देखे ना आ रही हैं कि एक तरफ परवेज़ इलाही साहब का केस है, जज साहब ने बड़ा फैसला दिया कि लेकर आएँ, उनको पेश करें, लेकिन फिर ये भी इतलात आती हैं कि उन्हीं जज साहब का जो है कि अचानक ट्रांसफ़र होता है, वो देखिए अदालत भी बड़ा प्रेशर है और अदालतें बड़ी सख्त हालात में काम कर रही हैं और जितना भी कर रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और लॉयर मूवमेंट इसके लिए बड़ा ज़रूरी है। अभी जो 2 कन्वेंशनें जा रही है, इससे बहुत आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी के दौर में एक बहुत बड़े डिक्टेटर्स को लोगों ने डिफीट करवाया। उसका वन ऑफ द रीज़न इस जिस तरह बाकी लीडरों ने अपने स्पीचेस में उस वक्त कहा था कि लॉयर्स मूवमेंट से हमें एक स्ट्रगल करने के लिए वकला की तहरीक से शुरू हुआ था, पॉलिटिकल पार्टीज बाद में वो सारी यूनाइटेड और खुशकिस्मती कह लें कि उन वकला को जो लीड कर रहे थे आज वो हायर कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान है, वो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान है। लेकिन अभी जो 4 देखें, पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक डेट के लिए बुलाई है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 5 को एक साथ 5 और 7 तारीख के लिए। आल्दो मकसद ये है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर होगी कि ये सारे इकट्ठे हों और हम अगर इकट्ठे एक जगह से स्ट्रगल करेंगे और अपनी देखिए जहाँ कानून की बात आ जाती है, आइन की सुप्रीमेसी की बात आ जाती है, जो स्ट्रगल के लिए हम निकल के जा रहे हैं कि जी इलेक्शन हो, फेयर हो, फ्री हो, विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हो, विच इज़ द 90 डेज जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, इसके अंदर हो, तो फिर इसमें हमारी डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं अपने साथ अलग करूँगा। अगर हम अलग अलग बैठ कर के करेंगे तो ये साथ होगा। ये पहला टाइम है, उम्मीद है, लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि इस कन्वेंशन के बाद नेक्स्ट जो होगा फिर इकट्ठा होगा। दोनों जो भी एलामिया जारी करेंगे, नेक्स्ट एलामिया इंशाल्लाह ताला मकसद सबका ये है कि जी रूल ऑफ लॉ हो और इलेक्शन टाइम के अंदर हो, 90 डेज जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। इलेक्शन का ना होना बहुत बड़े एक आप मुल्कों की तरफ धकेल रहे हैं। अनसर्टेनिटी को अगर आपने ख़त्म करना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपने लेके आना है, लोगों को रूल ऑफ लॉ लेके आना है, आपने डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी के मरहूनी मिन्नत है और आइन यही कहता है कि अगर आपने कोई भी पावर एक्सरसाइज करना है वो थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करना है, केयर टेकर सेटअप का और एक जो भी आप उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक सेट, वो क्या ब्यूरोक्रेटिक सेटअप आप लेके आएंगे, टेक्नोक्रेटों का लेके आएंगे, वो ये आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए द फर्स्ट थिंग इज कि आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हैंड ओवर करेंगे और उसके लिए जल्द से जल्द इलेक्शन करना। 2 चीज़ें इलेक्शन के हवाले से 2 चीज़ें बड़ी अहम है। एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार ने भी, पाकिस्तान बार ने भी, सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया हुआ है, पिटिशंस फाइल हुई हैं, लेकिन शायद अभी तक उनकी डायरी नंबर्स भी नहीं लगे। और आप अगर 16-17 सितंबर से पहले कोई सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन होती है तो तब वो 54 डेज़ का जो इलेक्शन प्रोसेस है 90 डेज़ के अंदर कवर होगा, अदरवाइज़ वो डिले हो जाएगा। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्रेसिडेंट साहब भी डेट नहीं दे रहे, इलेक्शन कमीशन भी नहीं दे रहा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशंस भी नहीं शुरू हो रही समात, तो फिर क्या मामला? सुप्रीम कोर्ट में देखिए जो पहला जनवरी में असम्बली डिज़ॉल्व हो गई, मार्च में फिर ऑर्डर आया था, जो 4 अप्रैल का ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2-3 ऑर्डर भी और इशू कर लिए थे उसके हवाले से। अब डिटेल जजमेंट आ गई, रिव्यू पिटिशन भी फाइनल हो गई, रिव्यू भी अभी डिसमिस हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी दोबारा रीइटरेट किया उस स्टेंस को कि नहीं इलेक्शन 90 डेज में होना ये आइन का कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है। और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि असम्बली मुद्दत पूरी करती हैं और 90 डे तो वो इलेक्शन 60 डेज में और असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है या लीडर ऑफ द हाउस के साथ मेजॉरिटी नहीं रहती, उस सूरत में 90 डेज में इलेक्शन होना है और ये डेट जो है सदर ने देना है। अब जनरल इलेक्शन होना है तो 90 डेज से हट करके तो ये तो नहीं जा रहा। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट कब इस पिटीशन को सुनती है, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था पहले सुन लेते, सारे जजेस बैठ जाए, बहुत अच्छा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट मौजूद है और अगर वो लोग इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे तो वो कंटिन्यूसली उठकी वायलेशन। एक चीज़ देखें, प्राइम मिनिस्टर का भी रिसेंटली इंटरव्यू था, उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी हम उसको मनवन तस्लीम करेंगे, लेकिन आप बता रहे हैं हमने भी देखा फैसला ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो ख़त लिखा उसमें लॉ मिनिस्ट्री ने बड़ा कैटेगरीली इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को सपोर्ट किया कि नहीं सदर का इख्तियार नहीं है और ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अभी लॉ मिनिस्टर आज जो है वो प्रेसिडेंट से मुलाकात की है,
एपरेंटली उस वीडियो के अंदर बड़ी खुशगवार स्माइल्स एक्सचेंज हो रही हैं और जो स्टेटमेंट जारी हुआ ऐवान सदर से उसमें यही हुआ कि इलेक्शन के मामले के ऊपर आइन की रूह पर अमल किया जाए। अब ये रूह जो है वो हर कोई तशरीह अपनी अपनी कर रहा है। सदर साहब ने ज़रूर एक लेटर लिखा है, मेरा ये ख्याल है कि सदर साहब को नहीं लिखना चाहिए था। अगर आपने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन के तो बहुत अच्छा मीटिंग के लिए, और इलेक्शन कमीशन ने गलत किया है कि मुलाकात नहीं की। लेकिन सदर साहब ये पावर वंस एक्सरसाइज कर चुके थे और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उस पर आ चुका है, तो इसलिए दोबारा ओपिनियन लेने की ज़रूरत मैं समझता हूँ नहीं है। लेकिन इन एनी केस अगर उसने ओपिनियन दिया इसका मतलब ये नहीं वो ओपिनियन उन पर बाइंडिंग है। सदर फिर भी अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है उसकी लाइट में कि उनको कैसी एडवाइस आई है, लेकिन वो एक्सरसाइज कर सकते हैं और डेट दे सकते हैं वो। लेकिन देखिए वी हैव टू गेट आउट ऑफ द प्लेजेंट्री। आप मेरे साथ आए, फोटो सेशन हो गया, प्लेजेंट्री हो गई और चेक माहौल हो गया, प्रैक्टिकली स्टेप होने चाहिए। एक आखिरी चीज़ हमारे पास लास्ट मिनट है कि गौ साहब ये बता दें कि ये मामला जो है कि सूबाई असम्बली भी 2 तहलील हुई हैं जिन पे गवर्नर ने साइन किए हैं। अब एज पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन और कॉन्स्टिट्यूशन कि नेशनल असम्बली तहलील होगी, सदर तारीख देगा, सूबाई असम्बली होगी, गवर्नर देगा। सदर अगर एक तारीख दे देते हैं नेशनल असम्बली के लिए, गवर्नर्स नहीं देते, तो फिर क्या मामला होगा? देखो ये जनरल इलेक्शन एक ही डेट आएगी और एक ही डेट में होगा, दोनों के लिए इकट्ठा डेट होगा लास्ट टाइम। और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो उसके लिए प्रोग्राम करे। अगर मुख्तलिफ डेट आते हैं 2 बैक एंड फोर्थ, तो सबसे पहली है कि इनिशिएटिव लेना है सदर ने। लेकिन पुराने वाली जितने असम्बली डिज़ॉल्व हो गई, अब उसका नहीं, जनरल इलेक्शन के लिए जब भी डेट आएगी तो वो तो एक ही होगी, एक ही दिन इलेक्शन होंगे। जिस तरह पहले प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन एक डेट हुआ करते थे और नेशनल असम्बली के लास्ट सेवरल जनरल इलेक्शन हमने देखा कि एक ही डेट पे। तो इलेक्शन अभी भी अगर सदर साहब तारीख देते हैं तो पूरे मुल्क के लिए उसी डेट पे इलेक्शन होगा। बहुत शुक्रिया। गौर साहब हमारे साथ थे, बातचीत हम कर रहे थे पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सिचुएशन है कि इसके अंदर उस वक्त तक पाकिस्तान में माशी सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक कि आप कानून और आइन पर अमल ना करें। और कानून और आइन 90 दिन के अंदर इलेक्शन की बात करते हैं और 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन नहीं होते तो यकीनी तौर के ऊपर ये बेचैनी और ये जो सियासी माशी अदम इस्तेहकाम है इसमें इजाफा होगा। इसलिए हमें कानून और आइन की बालादस्ती के ऊपर यकीन करते उस पर अमल करना चाहिए। पाकिस्तान ऐसे ही आगे बढ़ेगा। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।